नमस्कार। टॉपिक है हमारा अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति के कारणों के विषय में चर्चा की हमने, जिसमें बहुत से कारणों के बारे में बात कर चुके हैं और जिन कारणों ने मुख्यतः क्रांति को जन्म दिया उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम मान सकते हैं उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून ऐसे पारित किए जिनसे कि इंग्लैंड को फ़ायदा होता था और उपनिवेशवासियों को नुकसान होता था। तो इस तरह के बहुत से एक्ट्स हैं जिनके बारे में बात कर चुके हैं हम। नौ संचालन कानून है, बहुत सारे व्यापारिक अधिनियम बनाए उन्होंने, औद्योगिक अधिनियम जिसके तहत बहुत सारे उद्योगों को प्रतिबंधित किया गया, व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित किया गया। और उसके पश्चात जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में जब इंग्लैंड ने उपनिवेशों के प्रति अत्यंत कठोर नीति अपनाई तो अमेरिकन लोगों ने इसका विरोध किया। तो ग्रीनविले की नीति के बारे में बात कर चुके हैं, किस तरह से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने इंग्लैंड के शिकंजे को उपनिवेश जो अमेरिका है उस पर कसने की कोशिश की। तो बहुत सारे कानून उनके समय में लागू किए गए। कोशिश की गई कि जो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाजरानी कानून है, नेविगेशन एक्ट्स जिन्हें कहा जाता है, उनको सख्ती से लागू किया जाए और उपनिवेशों पर कुछ प्रत्यक्ष कर लगाए जाएं। उन करों को लगाने के प्रावधान में 4 इम्पॉर्टेंट अधिनियम पारित किए गए: शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत हमने बात की थी कि जो स्टाम्प एक्ट है उसका बहुत ज़्यादा विरोध अमेरिकन लोगों ने किया और इसके विरोध में एक बड़ा मूवमेंट उठा, खासतौर से मैसाचुसेट्स में। और आगे चलकर स्टाम्प एक्ट के विरोध में उपनिवेशवासियों ने संगठित होकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्टाम्प एक्ट कांग्रेस, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि बिना उनकी सम्मति के उन पर कर का आरोपण नहीं किया जा सकता। जब इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा तो 1766 में स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से जो मूवमेंट था, इसकी पहली विजय हम कह सकते हैं। उसके पश्चात एक इम्पॉर्टेंट घोषणा हुई थी जिसे रॉकिंघम की घोषणा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविले की गवर्नमेंट गिर गई थी, उसके पतन के पश्चात इंग्लैंड में रॉकिंघम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्टाम्प एक्ट को ख़त्म किया, लेकिन साथ ही एक दूसरा एक्ट पारित किया जिसमें घोषणा की गई कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। ये जो घोषणा थी, इस घोषणा में ही पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा था कि एक तरफ तो इंग्लैंड को एक छोटे से कर को एक मूवमेंट के दबाव में आकर हटाना पड़ रहा था और दूसरी तरफ इंग्लैंड कह रहा है कि कर लगाने का जो अधिकार है वो इंग्लैंड की संसद को है। तो ये जो घोषणा थी इसकी भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट है वो है टाउनशेंड की कर योजना। टाउनशेंड जो थे, इंग्लैंड में जो रॉकिंघम गवर्नमेंट थी उसका भी थोड़े टाइम में पतन हो गया। उसके बाद में विलियम पिट की जो गवर्नमेंट थी, यानी विलियम पिट जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में चार्ल्स टाउनशेंड अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। उनको ये लगता था कि अमेरिकन लोग आंतरिक करों का विरोध कर रहे हैं लेकिन उन्हें बाहरी कर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए टाउनशेंड ने 1767 में 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया। ऐसी 5 वस्तुएं थी जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। ये जो वस्तुएं थी इनमें चाय, शीशा, कागज, सिक्का, धातु और रंग। लेकिन अमेरिकन लोगों ने इनको भी देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने अब ये डिसाइड ही कर लिया था कि वे अंग्रेजी संसद के किसी भी कर को प्रदान नहीं करेंगे। अमेरिका में इन अधिनियमों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, स्थान स्थान पर दंगे भड़क उठे। बोस्टन जो सिटी थी वहाँ पर बहुत स्थिति खराब हो गई। वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने बहुत सारी सैनिक टुकड़ियाँ अपने शहर में बुलाई ताकि विद्रोहियों को नियंत्रित किया जा सके। एक छोटी सी घटना हुई है यहाँ पर। ये जो घटना हुई है बोस्टन में 5 मार्च 1770 को हुई, जिसमें भीड़ थी और उसका संघर्ष सैनिकों के साथ में हुआ और इसमें सिर्फ 5 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन अमेरिकन लोगों ने इसे बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दे डाली। उसके पश्चात ये जो नए कर थे टाउनशेंड के टाइम पीरियड में, ये भी एकत्र नहीं किए गए। इस टाइम भी ब्रिटिश व्यापारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, भयभीत हो गए इस मूवमेंट से और व्यापारियों की मांग पर उपनिवेशवासियों के विरोध को देखते हुए अल्टीमेटली 1770 में
टाउनशेंड करों को भी रद्द कर दिया गया। अब मात्र एक कर जो था वो इंग्लैंड ने छोड़ा था अमेरिका पे अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए। सिद्धांत ये कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। ये जो टैक्स था चाय पर था और ये टैक्स था सिर्फ 3 पेंस प्रति पौंड, तो कोई बहुत बड़ा कर नहीं था। लेकिन अमेरिकन लोगों ने इस कर का भी अत्यधिक विरोध किया। जो तात्कालिक कारण बना इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में संघर्ष के लिए, वो तात्कालिक कारण था जिसका टाइटल हम कह सकते हैं लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। नॉर्थ की जब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत पर शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, उसको राहत पहुंचाने के लिए, और दूसरी तरफ से अमेरिका जो चाय की तस्करी कर रहा था, तस्करी के माध्यम से चाय को अपने आप पे मंगवा रहा था, उसको रोकने के लिए एक तरह से गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे अमेरिका चाय ले जाके बेच सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने इंग्लैंड में जो चुंगी लगाई जाती थी उसको भी हटा ली। तो एक तरह से अमेरिकन लोगों को सस्ती चाय मिल रही थी, लेकिन उपनिवेशवासियों को तो एकाधिकार से चिढ़ हो गई थी। उनका कहना था कि सस्ती चाय के माध्यम से इंग्लैंड बाहरी कर लगाने के अपने अधिकार को बनाए रखना चाहता है। तो एक बड़ा सा मूवमेंट हुआ पूरे देश में, इस चाय के विरुद्ध एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया गया। और ये जो मूवमेंट था इसका सबसे ज़्यादा असर हमें मिलता है मैसाचुसेट्स के बंदरगाह बोस्टन में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट घटना है जिसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज चाय की पेटियों को लेकर वहाँ पे खड़े हुए थे, तो अमेरिकन लोगों ने कुलियों का वेश बनाया। सैमुअल एडम्स उनके लीडर थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने बोस्टन बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जो खड़े हुए थे उन पर जो चाय की पेटियां थी 340 पेटियां उन्होंने समुद्र में फेंक दी। और इसी घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने इस मूवमेंट को कमज़ोर बनाने के लिए इसका दमन करने का प्रयास किया। लॉर्ड नॉर्थ जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत सारे दमनकारी कानून पारित किए गए जिसके तहत इस विरोध का, जिसका उद्देश्य था इस विरोध का दमन करना। ये जो कानून थे दमनकारी कानून, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो बोस्टन बंदरगाह था उसको बंद कर दिया गया जब तक कि बोस्टन बंदरगाह के माध्यम से नष्ट चाय का हर्जाना न दे दिया जाए। इसके अलावा मैसाचुसेट्स के जो परामर्शदाता थे वो पूर्व में उपनिवेशी निर्वाचित करते थे, लेकिन अब डिसाइड किया गया कि मैसाचुसेट्स के जो परामर्शदाता हैं उनको सीधे इंग्लैंड का शासक नियुक्त करेगा। हत्या संबंधी जो मुकदमे थे अमेरिकी न्यायालयों से हटाकर इंग्लैंड और अन्य उपनिवेशों में स्थानांतरित कर दिए गए। और इसके अलावा मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में सेना रखना वैध बना दिया गया, और जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनके जो रहने की व्यवस्था होगी उसका भार स्थानीय गवर्नमेंट पे, स्थानीय अधिकारियों पर डाल दिया गया। तो ये तमाम जो कानून थे ये बोस्टन बंदरगाह के आर्थिक विनाश के लिए अंग्रेज़ों ने डिसाइड किए थे। तो एक ये जो कानून है इन सबका विरोध किया गया अमेरिका में। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि इंग्लैंड में भी बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट का, इस कदम का विरोध किया है, जिनमें रॉकिंगम है, विलियम पिट है, इन सब लोगों ने इस बात का विरोध किया। इन कानूनों का विरोध करने के लिए महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। ये जो नवीन कानून लागू किए गए इनका जो उद्देश्य था मैसाचुसेट्स को दबाना था, लेकिन दूसरे जो उपनिवेश थे वो भी मैसाचुसेट्स की सहायता के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने सहायता उपलब्ध करवाई और एक कांग्रेस का अधिवेशन शुरू किया गया। इसका जो फर्स्ट अधिवेशन है 5 सितंबर 1774 को महाद्वीप की प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर बाकी के जो उपनिवेश थे उन सब के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में सम्मिलित थे। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया जिसके तहत एक घोषणा पत्र इंग्लैंड भेजा गया जिसमें प्रार्थना की गई कि 1765 के बाद के सभी कानूनों को रद्द कर दिया जाए। साथ ही इस अधिवेशन में निश्चित किया गया कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया जाए।
जिस समय ये सारी चीज़ें हो रही थी, महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी दौरान गवर्नमेंट और नागरिकों के बीच युद्ध की स्थिति शुरू हो गई थी। मैसाचुसेट्स में एक तरह से क्रांतिकारी शासन स्थापित हो गया था। वहाँ बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होने लगे थे। मैसाचुसेट्स के जो गवर्नर थे गेज, जब उनको पता चला कि बहुत सारे विद्रोही बोस्टन से 18 मील दूर कॉनकॉर्ड जो स्थान है वहाँ पर सैनिक सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसने एक टुकड़ी भेजी ताकि सैनिक सामग्री को हस्तगत कर लिया जाए। और इस टुकड़ी का कॉनकॉर्ड से लौटती सेना के साथ में एक विरोध हुआ स्वयं सेवकों के साथ में, जिसमें बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो ये जो घटना है, ये घटना का टाइम है 19 अप्रैल 1775 और इस घटना से ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। उसके पश्चात 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और इस कांग्रेस में जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन किया गया अमेरिकी सेनाओं के सेनाध्यक्ष के रूप में। तो जॉर्ज वॉशिंगटन का जो चयन किया गया अमेरिकी सेनाध्यक्ष के रूप में, इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर। अमेरिका में जब ये सारे मूवमेंट चल रहे थे, ये सारे कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, कुछ संघर्ष की शुरुआत भी हो चुकी थी। इसी विद्रोह को देखते हुए जॉर्ज तृतीय, जो कि इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने मीनवाइल एक घोषणा की और सारे अमेरिकन उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। और ये जो समय था वो था 23 अगस्त 1776 को जॉर्ज तृतीय ने इस तरह से अपनी घोषणा की थी। और इस घोषणा के पश्चात खुले तौर पर इंग्लैंड का अमेरिका के साथ संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। तो इस तरह से ये जो क्रांति के तमाम कारण है, तात्कालिक कारण से लेकर उससे पूर्व जितने भी कारण थे, उन सब ने मिलाकर किस तरह से क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे मूवमेंट किस तरह से चला, जो युद्ध हुआ एक्चुअली वो किस तरह से हुआ और अमेरिका को किस तरह से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। थैंक यू।